जी नमस्ते राघव जी, कैसे हैं सर आप? नमस्कार। मैं बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की हम। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी हमारे साथ जुड़े हैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ राघव जी जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। तक्षयानी जी नमस्ते, वेलकम बैक ऑन आवर सेशन। एंड जी हाँ, पिछली बार भी जब राघव जी आए थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी चीज़ों को समझाया था। तो अगर आप वापस चाहते हैं कि अगर आपके कोई सवाल रह गए हो, या जो लोग हैं जिनके सवाल हम उस दिन नहीं ले पाए हैं, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं एक सेशन में, तो प्लीज़ बुरा मत मानिए और आप अपने जो भी सवाल है वो आप नीचे पूछ सकते हैं। आज हमें अपना सवाल पूछने के पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपको नीचे लिखनी होगी। और उसके बाद अपना जो भी आपका सवाल है वो आप राघव जी से पूछ सकते हैं। लेकिन उसके पहले दक्षियानी जी थोड़ा-सा वेट करिए। उसके पहले राघव जी, हमारे कुछ सवाल हैं, एस्ट्रो जी लाइव के कुछ सवाल है जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली लोग पूछते रहते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल ये है कि हाँ, तो आज का सबसे पहला सवाल राघव जी ये है कि कई सारे लोग जो हैं जब शास्त्र के बारे में बात करते हैं, वास्तु शास्त्र के बारे में जब बात करते हैं, तो कई सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपका घर एक सर्टेन पोजीशन में होना चाहिए, आपका घर का किचन एक सर्टेन जगह पे होना चाहिए, टॉयलेट, घर का मंदिर, घर का दरवाजा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपका घर का वास्तु जो है वो बेहतर बनता है। लेकिन कई सारे लोग ये भी बोलते हैं, जो लैंड आपने जिस लैंड पर, जिस धरती पर आपका बिल्डिंग है या आपका घर है, वो भी वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। कई सारे जिन लोगों के फ्लैट्स होते हैं, कई सारे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स उनको आके ये भी कहते हैं कि यार तुम्हारी बिल्डिंग में पंप हाउस इस तरफ है, तुम्हारी बिल्डिंग में पार्किंग इस तरफ है, तुम्हारी बिल्डिंग में ये वाला पेड़ भी होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को कैसे डील कर सकते हैं? बिकॉज हर किसी के पास, तो जैसे मुंबई जैसे शहर में, तो हर कोई बंगले में नहीं रह सकता या लैंड खरीद के तो नहीं कर सकता, उसको उसको फ्लैट में ही काम करना है, फ्लैट से ही घर चलाना है। तो फ्लैट में ही जिसको रहना होता है वो कैसे इन चीजों को मैनेज करे? कितना जरूरी होता है लैंड पोजीशनिंग और फ्लैट का, मतलब ये कैसे बैलेंस हो सकता है? जी सर नमस्कार। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये लोगों के, काफी लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर जहां जमीनी स्तर पर लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि जमीन खरीदे, उनको फ्लैट में ही रहना पड़ता है। आज भारत के कितने सैकड़ों ऐसे सिटीज हैं जहां पर यही स्थिति बनी है। और लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्योंकि वो बिल्डिंग जो है, बिल्डर जो होता है वो अपने हिसाब से बनाता है और मजबूरी होती है वहां जाके रहने की। तो जी फिर ये शंकाएं उत्पन्न होती है कि भाई, क्योंकि अपन जिस समाज में और जिस देश में, जिस कल्चर में अपन रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपन इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो कोई जी भी अपने यहाँ गेस्ट भी आता है तो वो कुछ ना कुछ ज्ञान देके चला जाता है कि भैया तुम्हारे ये है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ वास्तु को लेकर के कि वास्तु क्या है। अब वास्तु कहते हैं जहां पर अपन वास करते हैं। वास यानी निवास। वास से वास्तु बना है कि जिस स्थान पर अपन वास करते हैं तो उसको वास्तु कहते हैं। अब रही बात, जहाँ बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जहाँ लोग फ्लैट के अंदर रहते हैं, और स्वाभाविक बात है कि ना तो किचन अग्निकोण में हो पाता है काफी जनों के, ना बेडरूम जो होता है वो नैऋत्य कोण में हो पाता है, और ना ही कोई देव मंदिर जो होता है वो ईशान कोण में हो पाता है, क्योंकि 2 BHK 1 BHK में लोग रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। जी अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी होता है। उसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर ऐसा, अगर ऐसा भी प्रमाण आता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये उपाय कर लीजिए। अगर जी आप किसी बड़ी सिटी के अंदर रहते हैं और आपकी मजबूरी है वहां रहना, और आप क्योंकि अपने हिसाब से, अब क्योंकि बिल्डिंग के अंदर रहते हैं तो आपके हिसाब से तो आप तोड़ फोड़ कर नहीं सकते हैं, आपके ऊपर भी लोग नीचे भी लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे छोटा उपाय, बहुत ही छोटा उपाय मैं आपको बता देता हूं, वास्तु दोष की निवृत्ति का, जिससे आपके घर का समस्त प्रकार का बिना तोड़े फोड़े वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा देना है। ओके। यह मैं बहुत ही फैक्ट बता रहा हूं।
ये शास्त्रोक्त बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर घर के अंदर तुलसी का पौधा अगर किसी के घर में है तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता है। ना फिर आपको पार्किंग की चिंता करनी है और ना फिर आपको ये चिंता करनी कि हमारी रसोई किधर है, हमारा बेडरूम, हमारी तिजोरी किधर है। फिर समस्त प्रकार के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता है आप लोगों को नहीं है। आप जी। सिर्फ ये छोटा सा उपाय करके वास्तु मेरे दोष से मुक्त हो मेरे सकते हैं। पीछे आप देख रहे हैं, वहां पे एक तुलसी का पौधा मेरी मम्मी ने लगाया हुआ है कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। पुराने लोग सर क्या होता है कि न्यू जनरेशन है, लेकिन प्राचीन जो लोग हैं अपने माता पिता दादा दादी ये लोग हैं, ये लोग भले ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में नहीं गए होते हैं, नहीं उन्होंने ज्यादा कोई ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन अपनी परंपरा से इन लोगों को पता होता है कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी वो तुलसी का पौधा लगाते रहे तो वो लगाते आते हैं जी। ताकि उससे वास्तु दोष खत्म होता रहता है। पंडित जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है। जी मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करता रहता हूँ और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मिलता रहता जी हूँ। तो मुझे याद है किसी ने मुझे कहा था एक बारी कि कुछ शहर होते हैं, कुछ जगहें होती है, कुछ गांव होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं, अ, खासकर शहर, जो बहुत लकी होते हैं लोगों के लिए। जैसे कि मुंबई शहर माना जाता है कि माया नगरी है, और यहाँ पे किसी को भी, कोई भी इंसान रात को भूखे पेट नहीं सोता। यहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम वगैरह है। तो क्या मुंबई शहर जैसे और भी शहर हैं, और भी ऐसी जगहें हैं जो काम करने वाले को हमेशा बरकत देती है, उसको काम तो जरूर मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान तो जरूर मिलेगा, ऐसे लकी सिटीज भी होती है? बहुत सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसका मैं बहुत ही दो प्रकार से मैं इसका आंसर देना चाहता जी। हूँ। दो प्रकार के आंसर जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये आंसर काफी फायदेमंद रहने वाला है। अब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। जैसा कि सबसे पहले आपने मुंबई का नाम लिया कि मुंबई में कहते हैं कि भाई कोई भूखा उठता जरूर है लेकिन सोता कोई नहीं है। जी। तो इसका एक सबसे पहले जो रीजन है मैं बता देता हूँ कि जिस जिस सिटी के अंदर या सिटी के जो सिटी समुद्र के पास में बसी हुई है, चाहे वो मुंबई ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, या और भी जो सिटी है, अगर जो सिटी समुद्र के तट पर बसी हुई है जैसे दुबई इत्यादि जो बड़ी बड़ी आज की तरह तारीख में जो बड़ी कंट्रीज है वो सब समुद्र के बीच में या समुद्र के आसपास में बसी हुई है, समुद्र के किनारे बसी है। मुंबई का सबसे बड़ा कारण, सूरत का सबसे बड़ा कारण, चेन्नई का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि वो समुद्र के तट पर है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं कि समुद्र के अंदर से 14 रत्न उत्पन्न हुए सर। 14 प्रकार के रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं 14 रत्नों में महत्वपूर्ण रत्न लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी जी की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र से हुई है। तो एक तरह से लक्ष्मी जी का पियर है मुंबई सूरत, क्योंकि समुद्र उनका उत्पत्ति स्थान है, तो वहां पर लक्ष्मी की कभी कोई कमी रहती नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा मैं बताऊंगा कि अगर किसी की अगर ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस, जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर 11th हाउस 11वां भाव होता है, वह लाभ भाव होता है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं सटीक जानकारी दे देता हूं। आपको अपनी जन्म कुंडली उठानी है, जन्म कुंडली के अंदर अपना 11th हाउस जिसको लाभ भाव कहते हैं वहां जाकर के उसके स्वामी को देखना है। जैसे मेरे वृषभ लग्न की कुंडली है तो मेरे 11th हाउस मेरा जो 11th हाउस होगा वहां पर मीन राशि होगी, वहां पर मीन राशि होगी। तो मीन राशि के स्वामी होते हैं जुपिटर, और जुपिटर की जो दिशा है वह नॉर्थ है। तो अगर मैं नॉर्थ में जाके कमाई करूंगा तो मेरे लिए वह दिशा, उस दिशा में आने वाले जितने भी शहर है वो मेरे लिए फायदेमंद हो जाएंगे। क्या बात है। अच्छा, ये तो एंगल मुझे पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है कि आपके राशि के हिसाब से आप कौन डायरेक्शन में आप काम करें वो भी बेहतर रहता है। सही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मेरे को ये सारे वास्तुशास्त्र वगैरह में बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित जी, एक अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने तुलसी का नाम लिया जी, ये तो लकी प्लांट है, हम सब जानते हैं तुलसी, तो हम उसकी पूजा करते हैं तुलसी की। लेकिन ऐसे कौन से, सपोज मैं आपको कहूँ कि ऐसे कौन से 3 पौधे हैं या प्लांट्स है जिसे घर में नहीं रखना चाहिए? घर में नहीं रखना चाहिए। घर में नहीं रखना चाहिए ऐसा?
देखिए, हाँ, ये बात आपने अच्छी कही है। हमारे एक पौधा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि घर के अंदर एक तो पीपल का पौधा आजकल लोग काफी हाँ, लगाते हैं। पीपल का पौधा नहीं होना चाहिए, वो घर के बाहर या मंदिर में लगाना उसको चाहिए। आंगन में लगा सकते हैं। हाँ, घर के आंगन के मतलब घर के बाहर जो होता जी है, जी जी। घर के बाहर वहां लगा सकते हैं, घर के अंदर नहीं लगा सकते पीपल का। ओके ओके। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पीपल के अंदर अ, देवताओं का और वो देवीय शक्तियों से परिपूर्ण होता है, और वर्तमान में गृहस्थी लोग उसका अपन ध्यान नहीं रख पाते हैं। जी क्योंकि किसी घर में काफी नॉनवेज खाने वाले लोग भी रहते हैं, काफी जनों के काफी कुछ उल्टा खाने वाले भी रहते हैं, तो वो और दोष का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर लगा दीजिए या मंदिर में लगा दीजिए, उसको पवित्र स्थान पर उसको लगाना चाहिए। ठीक है। दूसरा कौन सा एक और है जो नहीं लगा सकते? दूसरा है अर्क, आकड़ा, उसको हम आकड़ा बोलते हैं, जो उसके पुष्प सूर्य को चढ़ उसको उसके पुष्प जो है शिव जी को चढ़ते हैं। ओके अ, आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, अर्क जिसको बोलते हैं। ओके दो प्रकार के अर्क होते हैं, एक तो श्वेतार्क और एक गुलाबी कलर के आते हैं। तो गुलाबी कलर वाला घर पे नहीं लगाना ओके। चाहिए। और तीसरा जो है, जो शास्त्रों के अंदर जिसका निषेध है, वह है नीम का पौधा। वो भी घर के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीम कड़वा होता है, तो घर के अंदर कड़वा पौधा नहीं लगाना चाहिए, उसको आंगन में लगा सकते हैं। वैसे नीम बहुत लाभकारी है, लेकिन जी घर के बाहर लगा दीजिए, अंदर आंगन में नहीं लगा सकते आप। जी जी जी। ओके। तो बढ़िया है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आई एम श्योर कि जितने भी लोग हैं, अब मैं ये सवाल भी हर एक के बिहाफ पे पूछता हूँ, और मैं ऐसे सवाल पूछने की हमेशा कोशिश करता हूँ पंडित जी, जो कि ये जो लोगों के जो जी भ्रम है ना चीजों को लेके, वो निकल जाए। है ना? और वो जो अब जैसे कि आप तो प्रैक्टिकल बातें भी कर रहे हो, और बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रोलॉजी करना एक बहुत जरूरी हो गया जी है आजकल के जी जमाने में। है ना? जी तो ऐसा हर कोई करता नहीं है, हर हर एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा करता नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा भी करते हैं कि जो लोगों के घरों में जाएंगे, बहुत पैसा लेंगे और भ्रम छोड़ के चले जाएंगे, और फिर उनको लगेगा कि यार अब इसने ऐसा बोल दिया, अब ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम नई जगह पे कर लेंगे, तब भी हम उसको बुलाएंगे तो तब भी वो पैसा लेगा, फिर तब भी वो करेगा। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है, उसका चलता सही रहता बात है। है सर। हमेशा इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने 1100, 2100, 5100 रुपए के जी चक्कर में लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करने चाहिए। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं नहीं सर, आजकल तो बम्बई जैसे शहरों में तो मैं जानता हूँ कितने सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जी 8-8, 10-10 हजार एक सेशन का लेते हैं। जी जी, लेते हैं, बिल्कुल एक लेते हैं सेशन सर। का लेते हैं। और और उनका काम है भ्रम में डाल के जाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है। बट चलिए यार, हम तो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे, और हम आम आदमी को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा पूरा इसका पर्पस है एस्ट्रो लाइफ का। तो चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें आप प्लीज जो है वो बता दीजिए हमारे को। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें आप लिख के हमको बता दीजिए। और ऑफ कोर्स आपका सवाल भी जो है वो पूछ लीजिए आप। इसके पहले आई थिंक किसी ने सवाल पूछे थे। ओके। राइसा जी का डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई। मैडम जी, आप थोड़ा सा ईयर भी बता दीजिए। पूरा साल, ईयर वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें आपको बतानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको आपका सवाल जो है वो भी पूछना पड़ेगा। राइसा जी प्लीज जरा बताइए। जी पंडित जी, मेरा आपसे एक और सवाल है, ये और ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। जी जी जो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं जिस किस्म का इंसान हूँ, और मेरी जो थिंकिंग है, ठीक है, और मैं बचपन से, अभी से नहीं, बचपन से अम, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता था कि मैं ना, although I love my country, I'm glad that मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जो कि इतना मल्टी कल्चरल है, इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है वगैरह वगैरह, सब कुछ इतना जबरदस्त है।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुछ हरकतें या मेरी कुछ जो सोच है वो बाहर के देशों से काफी मिलती जुलती है। तो मैं इस देश के लिए नहीं बना हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बचपन से ऐसा लगता रहता था। और मैं अंग्रेजी फिल्में, अंग्रेजी गाने और अंग्रेजी कल्चर वगैरह को मैं बहुत ज्यादा वो करता हूँ। लेकिन आप मुझसे बात करेंगे तो जैसे कि मेरे को ज्योतिष का बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को इन सारी चीजों का बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी और देश में पैदा होता तो मैं शायद ज्यादा अच्छी तरह से प्रोग्रेस करता जिंदगी में, या मैं ज्यादा कंफर्टेबली रह पाता। आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी फीलिंग आना, इससे कोई मेरा कार्मिक कनेक्शन है? आपको ऐसा लगता है या ये बस मेरी सोच है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता जी हूँ कि आपको प्राउड होता है कि आप हिंदुस्तान के अंदर आपने जन्म लिया। जी ठीक है, बिल्कुल। आपकी कुछ मानसिकता है या कुछ विचार आपके हैं जो पाश्चात्य देशों से हो सकते हैं। जी क्योंकि इसका सर क्या होता है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना, ये सोच जब डेवलप होती है, सोच जब बनती है, हमारी शिक्षा के आधार पर बनती है। जी क्योंकि आपका परिवेश, आपका जो बचपन जिन परिस्थितियों से निकला जी। है, जिन लोगों के साथ निकला है, या जो गुरु आपको मिले हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी वह चीजें हावी थी बचपन से। हो सकता है। तो बाल्यकाल में ही वह निर्माण, एक तो मानसिकता वो हो जाती है। दूसरा, जी मैं भारत के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ सर, उसकी टॉपिक के ऊपर भी आऊंगा मैं, कि आपकी सोच उस प्रकार से मतलब उधर आपका सोच क्यों है जी ज्यादा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भारत के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि हमने भारत में जन्म जी लिया। बिल्कुल। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक कहा है कि धन्यो भारतो देशः, धन्या भारतीय संस्कृति ही, धन्य भारतीय जनाः अस्माकं परंपरा। यानी कि भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य है, यहाँ की परंपराएं धन्य है, और यहाँ की जो संस्कृति है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी क्योंकि और देशों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भोग के देश है। आप हिंदुस्तान के बाहर जाओ, सिर्फ भोग है, खाना पीना, उठना बैठना सोना। लेकिन भारत की जो जन्मभूमि, भारत का जो जन्म मिलता है, वह भोग के लिए नहीं मिलता है, वो किसी के लिए कुछ करने के लिए मिलता है, जी परोपकार की भावना के लिए जी मिलता है। इसलिए भारत की भूमि के ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जी हैं जिन्होंने अपने भारत में जन्म लेने के बावजूद विश्व को कुछ ना कुछ दिया है। विश्व जी के लिए, चाहे वो योग हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, ऐसे कितने ही ऐसे रहे कि भारत में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दिया है। जी अब जब आपकी सोच, जब वैसे आपको प्राउड होता है कि आप इंडियन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, मैं दूसरे देश में होता तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता। तो जी। इसके पीछे एक कारण होता है कि जन्म कुंडली के अंदर हाँ जब अष्टम भाव या 12th हाउस पर कोई भी पाप ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि होती है, तो ऐसे विचार आते हैं कि हम, मेरे को विदेश में जाना चाहिए, या विदेश में रहकर के मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर भी 8th हाउस या 12th हाउस के ऊपर या तो कोई पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, या पाप ग्रहों की उपस्थिति होगी, या फिर अष्टम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी किसी पाप ग्रह के साथ में ओके। होंगे। इसलिए विचार आते हैं। लेकिन ये जो विचार होते हैं, ऐसे विचार लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। जब कोई जी अच्छे ग्रहों की दशाएं आएगी, तो कहीं ना कहीं वापस आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि मैं जहां हूं वहीं अच्छा हूं और यही मैं श्रेष्ठ कर सकता हूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि जब बहुत सारे मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखता हूँ हमारे सेशन में भी जो है वो पूछते हैं, लोग लोग उनसे पूछते हैं कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, क्या मेरा विदेश में कोई सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो वो कैसे डिफाइन करता है कि कोई सक्सेस विदेश में किसी को सक्सेस मिलेगी और शायद यहाँ पे ना मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस मिलते हैं लोगों को कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मुझे किसी ने कहा था यहाँ पे, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप जितना जल्दी हो जाए इस शहर से निकलिए। ठीक है, अब ये शहर कितना बढ़िया शहर है, यहाँ पे मैं एज एन आर्टिस्ट, एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, एज अ एक्टर, एज अ होस्ट, एज अ जो भी मैं चीजें करता हूँ, मेरे लिए मुंबई से बड़ा शहर कोई अपॉर्चुनिटी का हो ही नहीं सकता। मुझे भी कहा गया है कि आप ये मुंबई मुंबई शहर छोड़ के चले जाओ। तो मुझे नहीं समझ में आता हाउ हाउ इट वर्क्स। सर, इसमें ऐसा होता है कि जन्म कुंडली के अंदर दो प्रकार से कैरियर देखा जाता है। कैरियर, क्योंकि आदमी को अपने जन्म स्थान पर लाभ होगा, या जन्म स्थान के छोड़ने के उपरांत उसको लाभ होगा।
काफी जनों के जीवन के अंदर ये देखा गया है कि जिसने जहां जन्म लिया वही उसने बहुत, चाहे वो किसी गांव के अंदर ही उसने जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन वह अपने कार्य के द्वारा उस गांव का भी नाम रोशन कर दिया, उस गांव को भी डेवलप कर दिया। जी और काफी बार ऐसा देखा जाता है कि मुंबई जैसी सिटी के अंदर जन्म लेने के बावजूद भी वह किसी दूसरी जगह पर जाकर के, मुंबई से छोटी जगह पे जाकर के अपना अच्छे से रोजगार यापन कर पा रहा है। तो इसका एक कारण होता है सर, जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस जिसको कैरियर हाउस कहते हैं, अगर वहां ओके पर पाप ग्रह या वहां पर कुछ ऐसे ग्रह उपस्थित है जो उस भाव को डैमेज कर रहे हैं, दशम भाव को डैमेज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ज्योतिष में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसे इंसान को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के जीवन यापन करना चाहिए, जन्म स्थान पर उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके ओके अगर किसी की कुंडली के अंदर 10th हाउस यानी कि कैरियर हाउस में अच्छे ग्रह हैं, अच्छे ग्रहों की पोजीशन है, वहां पर कुछ अच्छा योग बन रहा है, तो वो फिर कहीं भी रहे, अपने गांव में रहे या फिर देश विदेश में रहे, जी उसको हर जगह लाभ होगा। लेकिन हाँ, जिनके दशम भाव में पाप ग्रह है तो उनको जन्म स्थान छोड़ करके ही दूसरी जगह जब वो जाएगा तो ही उसको लाभ होगा, नहीं तो जहां जन्म लिया वहां तरक्की नहीं कर सकता। ओके इंटरेस्टिंग। चलिए अमित कुमार जी, आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लिख दीजिए। चंदन जी, आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लीज लिख दीजिए। तभी जाके हम आपका प्रेडिक्शन ले पाएंगे, वरना हम नहीं ले पाएंगे। प्लीज अमित भाई, प्लीज आप जरा अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए। अ, आपने सिर्फ सवाल पूछे हैं अमित जी, बिना आपकी डिटेल्स जाने सर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी मदद नहीं कर सकता। प्लीज बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बताइए प्लीज। ओके, राशि रायसा जी का सवाल आ गया है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 11/7/1991, प्लेस ऑफ बर्थ है कोलकाता, और इनका टाइम है जन्म का 2:05 दोपहर के। ठीक है, रायसा जी आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए। वांट टू नो अबाउट माय डिवोर्स इन सेकंड मैरिज। ओके, इनका बर्थ ईयर क्या है सर? एक सेकंड में बताता हूँ आपको। इनका बर्थ डेट है 11/7/1991, प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता, 2005, सॉरी 2:05 दोपहर के। 1997 है ना, कोलकाता? 1991 ओके, 1991। 11/7/1991 कोलकाता, प्लेस ऑफ टाइम ऑफ बर्थ है 2:05, और ये जानना चाहती हैं इनके डिवोर्स के बारे में और इनकी सेकंड मैरिज के बारे में। जी, सबसे पहले आप कुंडली कंफर्म कर लीजिए। मेष लग्न की आपकी कुंडली बनी है, धनु राशि आपकी बनती है। एक बार इनका कंफर्म क्या? राइसा जी जी, क्वेश्चन क्या था सर इनका सेकंड मैरिज ये के बारे में? ये डिवोर्स और सेकंड मैरिज दोनों चीज के बारे में जानना चाहती हैं। इनका डिवोर्स आई थिंक फाइनल नहीं हुआ है, तो शायद वो होगा या नहीं होगा, वो उसके बारे में जानना चाहती है। चंद्र केतु, चंद्र केतु, चंद्र केतु। राइसा जी, क्या आप यहाँ पे हैं हमारे साथ? अ, जी राइसा जी यहाँ पे है। राइसा जी जरा प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी डिटेल्स जो है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स डिवोर्स का बात चल रहा है। आई वांट डिवोर्स, सो इस साल में हो जाएगा या नहीं, ये जानना चाहती है राइसा जी। और राइसा जी, ओके, मैं चेक। आर यू ऑल्सो डेटिंग समवन एल्स, और कोई है आपकी नजर में जिसके साथ आपको शादी करनी है, लाइफ आगे लेके जानी है, ऐसा कुछ भी चल रहा है तो वो भी बता दीजिए, इफ यू कैन, इफ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। बट ठीक है, इनका डिवोर्स की क्या सिचुएशन है वो जरा बता दीजिए पंडित जी। जी 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 जी। देखिए, इनका जो
वैसे इनकी कुंडली जो हमने देखी है, मंगल की पोजीशन, इनके मैरिज हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल। इनकी मैंने वैदिक कुंडली से देख रहा हूँ, पहले लाल किताब से देखा था। वैदिक के अनुसार इनका मंगल चल रहा है, मंगल के बाद में अभी राहु। इस साल इनका शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो नवंबर 2025 तक इनका डाइवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स होने में थोड़ी इनको तकलीफ आ रही है, डाइवोर्स फाइनल होने में आसानी से इनका डाइवोर्स हो नहीं पा रहा है, जी क्योंकि ऐसे कोई पाप ग्रह इतने हावी नहीं है कि जल्दी से जल्दी कोई इनका डाइवोर्स वाला केस खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं इनके स्लो चल रहा है मामला। ये स्थिति जनवरी 2023 से ही बनी हुई थी इनके। ओके जनवरी 2023 के बाद से ही इनके वैवाहिक जीवन के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल बनी हुई है, और काफी टाइम से ये लोग लगे हुए हैं कि भाई डाइवोर्स हो जाए, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, लेकिन ये आसानी से पा रहा है। लेकिन नवंबर 2025 तक इनके जीवन के अंदर डाइवोर्स हो जाएगा। और रही बात सेकंड मैरिज की, सेकंड मैरिज इनके लिए कैसी रहेगी और किस प्रकार से इनको लड़का मिलेगा, तो मैं वह भी बता देता हूँ। ऑलरेडी आप शी इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, और एक एक बता दीजिए कि उनकी अगर सेकंड मैरिज होती तो वो कब तक होगी, और वो सेकंड मैरिज कैसी होगी इनकी, वो उसके जी, बारे में थोड़ा सा। इनका मंगल और शुक्र साथ में है। सेकंड मैरिज के कारक इनके मंगल बनते हैं, जो शुक्र के साथ में है। सेकंड मैरिज इनकी काफी अच्छी जाएगी और बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी। लड़का लॉयल रहेगा, किसी भी प्रकार के धोखेबाजी इनके साथ में नहीं होगी। और शादी की जहां तक बात है, तो इस साल एंडिंग तक, नवंबर दिसंबर, जब तक ये तलाक हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक इनके शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सेकंड मैरिज के। ओके जी। तो जो जो डिवोर्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए ये क्या, ये कोई रेमेडीज वगैरह कर सकती हैं? हाँ, जो विलंब आ रहा है, जो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, चाहे वो फाइनेंस की बात हो या आपकी कोई डिमांड हो, या फिर वो लेट कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से अगर आपको विलंब हो रहा है डाइवोर्स में, तो आप मंगल का उपाय जरूर करें। वैसे आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन आपके मैरिज के स्वामी मंगल है, जो शनि और मंगल की अभी महादशा और अंतरदशा चल रही है, तो आप मंगल की आराधना आप करें अभी वर्तमान समय में। मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें, और हो सके तो मसूर की दाल के 45 लड्डू बना करके, मसूर की जो दाल होती है उसको आपको डाल देना है, 45 लड्डू बना करके। तो यह उपाय भी आपके लिए काफी कारगर रहेगा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो आई होप राइसा जी आपको छुटकारा मिले इन चीज़ों से, और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो नई सही से वापस शुरू कर सकें, एंड आपकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो जाए। जी। मोहित सरोज का क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले एक सेकेंड, चंदन जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरा बता दीजिए प्लीज। आप अपने सिर्फ सवाल पूछेंगे तो फिर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके हाँ, चंदन जी का एक सेकंड, चंदन जी का डेट ऑफ बर्थ दे दिया है। ओके चंदन जी, आई होप यहाँ पे आप हो। ओके, इनका डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2006, प्लेस जौनपुर, टाइम 8:10 सुबह के, नाम है चंदन, ठीक है। चंदन जी का सवाल है, चंदन जी, मेरा 2025 में एनईटी में मार्क अच्छा आएगा या नहीं आएगा? अरे भाई पढ़ाई करो उसके लिए, नीट की एग्जाम दे रही है और ये जानना चाहते हैं कि इनके मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। इनका बर्थ पैलेस नहीं लिखा इन्होंने? जौनपुर। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जी इनका बर्थ टाइम क्या लिखा इन्होंने? मैं बताता हूँ आपसे। 8 बजे 10 प्रातःकाल। बर्थ टाइम है 8:10 सुबह के, और डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2006। हाँ, इनका नीट क्लियर करने का प्रश्न रहा। जी मकर लग्न की आपकी कुंडली बन रही है और वृषभ राशि आपकी बनती है महोदय। आपका प्रश्न है अपने एजुकेशन को लेकर के है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भले ही आप अभी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब परेशान होते हैं तभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जी लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये बात आप बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए कि एस्ट्रो लाइव के सेशन के अंदर मुझे एक पंडित जी ने एक बात बताई थी।
चंद्रमा आपका उच्च राशिस्थ बेटा है एजुकेशन हाउस में, और जिनका चंद्रमा एजुकेशन हाउस के अंदर उच्च राशि यानी वृषभ राशि में उपस्थित होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे इंसान साइंस के फील्ड के अंदर बहुत बड़ा नाम प्राप्त करते हैं। आप सिर्फ पास ही होंगे ऐसा नहीं है, पास के साथ में आप हिंदुस्तान के अंदर अच्छी रैंक लेकर के पास होंगे, अच्छे नंबर से आप पास होने वाले हैं। इसलिए पूरा अपना ध्यान केंद्रित अपने एजुकेशन के अंदर लगाएं, पूरा ध्यान आप पढ़ाई में लगाएं। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और हो सके तो कि फर्स्ट एग्जाम के अंदर ही आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस बने हुए हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, भाग्य आपका साथ देने वाला है। बढ़िया है। तो फिर प्लीज आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। मेहनत करिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है दक्षियानी जी, आप अपना प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एक बार वापस लिख दीजिए, और आपका सवाल जो है वो वापस पूछ लीजिए। वैसे तो आप आई थिंक 2 दिन पहले आई थी, लेकिन फिर से आप पूछ लीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। दक्षियानी जी प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए वापस एक बार। ठीक है। शादी कब होगी? जी जी क्वेश्चन तो आपने पूछा था ना पहले। जी, सेम सवाल पूछ रहे हो आप दक्षियानी जी। आपको तो कर चुके हम आपका ऑलरेडी। ओके राइसा जी, अभी हम आपके सवाल नहीं लेंगे, आई एम सो सॉरी, बिकॉज दूसरे भी लोग हैं। सो हमें थोड़ा सा, अच्छा आपकी फ्रेंड का है, ओके। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड का डिटेल जो है वापस लिख दीजिए। आई रियली रिक्वेस्ट, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जरा लिख दीजिए प्लीज। दक्षियानी जी प्लीज थोड़ा सा हरी अप। ओके, नाम नेम नम्रता, और एक डेट ऑफ सेकंड। बर्थ है 1/6/1996, टाइम है 5:45 PM, प्लेस जवाहर। कहाँ पे आया ये जवाहर भाई? कौन सी जगह में आया ये जगह कौन सी है? पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ओके। आपकी फ्रेंड की कुंडली ओपन है, 1 जून 1996 है इनका, और 5:45 सायकाल PM है ना। जी तुला लग्न की इनकी कुंडली है, वृश्चिक राशि इनकी बनती है। आपका इनका क्वेश्चन था इनकी शादी कब तक होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी कुंडली के अंदर मंगल दोष बना है, इनकी कुंडली मांगलिक है, जिसके कारण रिश्ता फाइनल हो नहीं पा रहा है। फाइनल होता है तो अटक जाता है, जो रिश्ता पसंद आता है वह आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये मंगल दोष के कारण ये दिक्कत बनी हुई है। लेकिन इनका रिश्ता जो फाइनल होगा, अभी केतु की महादशा इनके चल रही है, 1 2 3 का बुध बुध केतु शनि, 25 मार्च 2025 के बाद इनका रिश्ता फाइनल हो जाएगा और इनकी शादी भी हो जाएगी।
25 मार्च 2025 से लेकर के आप डेट नोट कर लीजिए 10 अक्टूबर 2025 के बीच में है। यानी कि मार्च से लेकर के अक्टूबर 2025 के बीच में इनकी शादी फाइनल हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा मार्च तक थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर कोई लड़का पसंद भी आ रहा हो इनको तो कहें कि थोड़ा रुकिए, रिश्ता फाइनल हो जाएगा मार्च में। बढ़िया है। चलिए, आई थिंक आपको आपके फ्रेंड का पता चल गया है, डेट्स वगैरह। आई एम होपिंग कि आपने लिख लियो। चलिए, अभी हम अगले सवाल की तरफ लेते हैं। मोहित का सवाल है। मोहित का हम सवाल लेते हैं। मोहित को पहले देख लेते हैं क्या वो यहाँ पे है या नहीं। मोहित, क्या आपको ओके? मोहित है यहाँ पे। ठीक है, मोहित सरोज नाम है इनका। 25/5/2004। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 4:20। इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। और इनकी लव प्रॉब्लम है। लव प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, मोहित भाई? 25/5 ईयर क्या रहेगा सर इनका? इनका ईयर है 2004। और भाई समय क्या? 21 साल के हो आप। 4:20 सुबह के। क्या प्रश्न क्या है इनका? लव प्रॉब्लम है इन्हें। मेष लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जन्म राशि कर्क राशि बनती है। और इनकी जो प्रॉब्लम है लव प्रॉब्लम, तो अभी ब्रेकअप हो गया या आप किसी के साथ रिलेशन में हैं? सेकेंड ना, 2002 का जन्म है आपका। आपने 2004 लिखा है भाई साहब यहाँ पे। ये ठीक कर देते हैं ना, कोई बात नहीं। मेष लग्न की कुंडली और तुला राशि आपकी बन रही है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। ओके, 2002 है, ठीक है। हाँ जी जी, आप बता दीजिए अपने हिसाब से क्या। जी, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी है। चंद्रमा आपके मैरिज हाउस में है, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के। लड़की आपकी लाइफ के अंदर पुनः वापस आएगी, जिसके साथ आप रिलेशन चाहते हैं उसी के साथ आपका रिलेशन बनेगा। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर बनी है वह प्रॉब्लम 27 जनवरी के बाद में दूर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकार किसी न किसी प्रकार से 15 नवंबर के बाद से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, जो 27 जनवरी 2025 तक चलेगी। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी 20 दिन और लगभग आपको बहुत शांति रखनी है। जिसको आप चाहते हैं और जिसके साथ जाना चाहते हैं वही लड़की के साथ आपका रिलेशन पुनः आपका स्टार्ट होगा, उसी के साथ आपकी लव लाइफ मजबूत बनेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 20 दिन ये जो आने वाले हैं अभी, ये काफी आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर के अच्छे नहीं है। इसलिए आपका पूरा दिमाग पर्सनल लाइफ से हटा करके थोड़ा अपने दूसरी इधर उधर की बातों में लगाए, क्योंकि होना जाना कुछ है नहीं। आप परेशान होंगे तब भी 20 दिन निकालने हैं। अगर आप उसको दिमाग से हटा करके भी निकालोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 20 दिन के बाद में आपकी लव लाइफ काफी अच्छी बनने वाली है। ओके, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आई होप दैट योर लव लाइफ गेट्स बेटर, मोहित जी। चलिए, अगला सवाल हम लेते हैं। मोहित जी, हम एक ही सवाल एक ही बार अलाउ करते हैं, हम बार बार सवाल नहीं पूछ सकते हो आप। ठीक है, अगला सवाल है रिया शर्मा का। 8/12/1996 जन्म का टाइम है 7:43 PM। इनका सवाल है, इनको कनाडा का PR कब मिलेगा? समय क्या बताया आपने? एक सेकंड, समय है 7:43 PM। बर्थ पैलेस? बर्थ प्लेस इन्होंने लिखा नहीं है। रिया जी, अपना बर्थ प्लेस लिख दीजिए प्लीज। रिया जी, अपना बर्थ प्लेस प्लीज बता दीजिए। रिया जी कहाँ है? न्यू दिल्ली। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है, तुला राशि आपकी बनती है। बात रही आपके PR की कि कब तक आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी विदेश के अंदर, तो अभी आपके शनि की दशा खत्म हो रही है। शनि के बाद में बुध की महादशा आपके स्टार्ट हो जाएगी। 1 2
3 3 3 3 3 3 का स्वामी बुध बुद्धि आपके बृहस्पति के साथ में उपस्थित हैं। शनि शनि में बुध शनि गुरु 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 का स्वामी बुध। आपको विदेश की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके योग बनते हुए 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक तो अक्टूबर और नवंबर के अंदर, और सेकंड पुनः योग बनेगा आपके अप्रैल और मई 2026 में। या तो 2025 के अंदर साल के एंडिंग तक योग बनेंगे, या फिर 2026 के अंदर अप्रैल और मई के अंदर योग बनेंगे। लेकिन हाँ, शुक्र अच्छा होने के कारण विदेश के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी के पूरे चांस आपके बने हुए हैं, और आपको वहां की रेजिडेंसी मिल जाएगी। बढ़िया बढ़िया। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। हाँ, अमित कुमार जी का सवाल पूछ लेते हैं। अमित कुमार जी है या नहीं देखना पड़ेगा। अमित कुमार जी तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ओके ओके, अमित कुमार जी वापस आ गए हैं। चलिए अमित कुमार जी अमित कुमार जैन 22/09/1979 6:25 AM रायपुर छत्तीसगढ़। सर मेरा ठीक टाइम स्टार्ट कब से शुरू होगा, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। ओके, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वो बताइए। अमित कुमार जैन 22 सितंबर 1979 6:25 AM रायपुर छत्तीसगढ़। बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, इनका बिजनेस कब तक सॉर्ट हो जाएगा? बिल्कुल, 1 सेकंड में इनको बता देते हैं। कुंडली इनकी ओपन हो चुकी है, कन्या लग्न की इनकी कुंडली बनी है, और राशि की अगर हम बात करें तो कन्या ही राशि इनकी बनती है। इनके जीवन के अंदर जो स्ट्रगल बना हुआ है उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ा कारण अगर हमें कुंडली के अंदर दिखाई देता है तो गुरु चंडाल दोष इनकी कुंडली में बना है। गुरु और राहु का साथ में होना 12th हाउस में, कार्य क्षेत्र अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इनकी जो रही वह पैसों को बचा नहीं पाई, या पैसे इनके रुक नहीं पाए बिजनेस के अंदर, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनके लाइफ के अंदर बिजनेस ग्रोथ होने में दिक्कत बनी। सबसे बड़ा कारण पैसों को लेकर के 2013 के बाद से ही इनका अगर जीवन देखा जाए तो 2013 के बाद से ही लगभग 10-11 साल हो चुके हैं अमित जी को अपने जीवन के अंदर स्ट्रगल करते करते करते। बीच में कुछ टाइम पीरियड इनका अच्छा भी गया था 2015 से 18 के बीच में, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर सितंबर 2024 के बाद से ये पुनः काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन परेशान इनको होना नहीं है। इनके जीवन के अंदर बेस्ट टाइम जो स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी 2025 से। 17 फरवरी 2025 के बाद में इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। और इसी साल यानी कि 2025 के अंदर हम अमित जी इतनी जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं कि फरवरी 2025 के बाद के जो 10 महीने आपके बचे 2025 के, वह 10 महीने में आप बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर सेटअप कर लोगे और अच्छे लेवल पर आप लेकर के चले जाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर गुरु का आपने उपाय नहीं किया, गुरु चांडाल दोष की आपने पूजा नहीं करवाई, तो एक बार गुरु चांडाल दोष का जो भी रेमेडी होता है वह आप जरूर करवा ले, ताकि जो ग्रोथ होनी है वह स्पीड में ग्रोथ पकड़े। आज के लिए इतना काफी, जितने लोगों का सवाल रह गया है चिंता मत करिए, हम लोग कल वापस आएंगे, दोपहर को 12 बजे आएंगे। और अगर आपको कोई और सवाल पूछे तो प्लीज एस्ट्रो लाइव का ऐप जो है उसको डाउनलोड करें। वहां पे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो होते हैं हमेशा, और आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर डूइंग दिस सेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।